ना कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, प्लस हो जाएगा ना। वेरी गुड। हेलो हेलो, अशफाक सर वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी को आरोही क्लासेस स्वागत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला जो 13 सितंबर है, यानी 13 सितंबर 2025 को आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ये बातों को जानते हैं कि हमारा जो बीपीएससी है, तो अभी हमारा बीपीएससी जो प्रीलिम्स यानी पीटी जो होने जा रहा है, यह हमारा 71वां यानी 71st हमारा बीपीएससी होगा, और इसका एग्जाम आपका 13 सितंबर 2025 को जो है हमारा होने जा रहा है, और यह आपका सैटरडे होगा यानी शनिवार होगा। क्योंकि आप सभी को भी मालूम हो चुका है कि हमारा बीपीएससी का जो है, बीपीएससी का आपका एडमिट कार्ड जो है बाबू लोग, वो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, अपलोड होना शुरू हो गए हैं, और 13 सितंबर अब आपके पास बहुत कम समय है, और इसमें अब आपको जो है संतुलन बनाए रखना है, वो अपने परीक्षा में अच्छे से तैयारी में लग जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आरोही क्लासेज है, ध्यान देंगे, हमारी जो आरोही क्लासेज है, आरोही क्लास आपका स्वागत करता है, और आरोही क्लास आज आपके लिए एक ऐसे इनिशिएटिव लेकर के आया है जो कि कहा जाता है ना कि अंतिम क्षण में एक ऐसा बूंद डाल देना जो कि आपकी सागर जो है एकदम थलथला जाता है और जल से भर जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आज आरोही क्लासेस की तरफ से आपका एक इनिशिएटिव है, और वह है कि आपका जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें करंट अफेयर जो होगा, ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल होता है। तो आज हम बात करेंगे, आरोही क्लासेस के माध्यम से हम बात करेंगे कि हमारा करंट अफेयर से नॉर्मल तो आपको पता ही होगा सिलेबस, फिर भी आज कुछ ऐसे हम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से आपकी परीक्षा में चार चांद लग जाएगी, और आपको फील होगा कि क्या काश और पहले हम आरोही क्लासेस ज्वाइन किए होते, तो काश और सारे क्वेश्चन हमसे बन गए होते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का, और वह करंट अफेयर जो आपका 71वीं बीपीएससी को लेकर हम संभावित प्रश्नों पर बात करेंगे, संभावित जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, उस पर बात करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी में चार चांद लगेगी और आपकी तैयारी में एक ऊर्जा लगेगी, और आप निस्संदेह अब अपनी तैयारी में लग जाइए। अब नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बिंदास हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, और जो आपने जानते हैं, जो आपने अभी तक एक साल में तैयारी किया है, बस केवल आपको उसकी रिवीजन करने की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए आज हम बात करते हैं अपनी बीपीएससी का करंट अफेयर्स के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो हमारा बीपीएससी होता है, और बीपीएससी का यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो हमारी जो करंट अफेयर्स होती है, करंट अफेयर्स में हमारी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला इसमें जो होता है वह आपका इंटरनेशनल जो न्यूज होता है, वो आपका इंटरनेशनल न्यूज जानना होता है यानी अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरा जो होगा आपका नेशनल हो जाता है यानी राष्ट्रीय, और तीसरा जो होगा जिसकी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी बिहार की बात करेंगे, यानी बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो आपसे होंगे, सभी से रिलेट करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैं बता दूं कि इंटरनेशनल में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा बहुत सारा इंडेक्स आते हैं, बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना।
अनेकों अनेक प्रकार के जो होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ये ट्रीटी और एग्रीमेंट से हमारी क्वेश्चन पूछी जाती है। हमारे बहुत सारे समिट होता है, समिट का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, यानी जो बैठक होती है, तो आपसे बैठक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा यदि देखा जाए तो इसमें हमारा साइंस एंड टेक जो होता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका बहुत सारे ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर पे जो सैन्य अभ्यास होता है, जिसको आप एक्सरसाइज कहोगे, ये आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो होता है या इंस्टीट्यूशन जो होती है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंटरनेशनल में हमको आईआर बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो यदि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होता है, इसमें सबसे पहले हमारा इंडिया और इंडिया का जो भी हमारा नेबरिंग कंट्री होता है, नेबरिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, तो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारी कैसा संबंध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें होता है कि जैसे बहुत सारे संस्था के आधार पर हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम क्वाड की बात करते हैं, जैसे हम 2+2 जो हमारा डायलॉग होता है, वार्ता होता है, इसकी बात करेंगे। हम जैसे G7 की बात करने वाले हैं, हम सार्क की बात करने वाले हैं, ध्यान देना। जैसे हमारा SCO का भी मीटिंग, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ सभी आए हैं। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे संस्थाओं हैं, सारे संस्थाओं में हमारी भारत की जो छवि होती है, हमारी भारत की जो पहचान होती है, वह कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम इस सारे गतिविधियों पे बात करेंगे। अब आज हम कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने का जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन लड़ जाए। तो बिना देर किए हुए हम लोग पहले शुरू करेंगे नेशनल से, और नेशनल में मैं बात करने वाला हूं। पहला जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वह हमारा होगा अवार्ड से। तो सबसे पहला मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं अवार्ड्स, जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अवार्ड्स में पहला हम लोग टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे, दो चीजों को मैं लेता हूं। एक आपका मैं ले रहा हूं भारत रत्न के नाम सुना होगा, तो एक रहेगा इसमें हमारा भारत रत्न, और एक तरफ हम इसमें एक ले रहे हैं जो होता है पद्मा अवार्ड, ठीक है, यानी पद्मा अवार्ड्स, यानी पद्म जो हमारा अवार्ड होता है इस पे। और मैं आपको बता दूं कि चाहे भारत रत्न की बात करें या पद्म अवार्ड की बात करें, दोनों की जो स्थापना हुआ है यानी स्टेब्लिशमेंट जो हुआ है, यह 1954 में पहली बार हुआ है, ध्यान देंगे। यानी भारत रत्न की हम बात करें या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म श्री, जो भी हमारी अवार्ड होती है, ये सभी की जो है इसकी शुरुआत जो होती है 1954 में हमारा इसका शुरुआत होता है। और इस तरह से यदि मैं पहली बार हम इनकी चर्चा कर दूं, भारत रत्न की चर्चा करूं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत रत्न जो होता है देश का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान देना, देश का यह एक हमारा सर्वोच्च सम्मान है, इतना याद रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि ऐसे हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान तो दोनों है, लेकिन सबसे पहली बार यदि हम भारत रत्न की बात करें, यहां पर लिखता हुआ भारत रत्न, तो हमारा भारत रत्न यदि सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो सर्वोच्च सम्मान में हम कहेंगे कि हमारे पास चार, इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान होता है। और जिसमें पहले स्थान पर जो हमारा होता है, पहले स्थान पे भारत रत्न होगा, दूसरे स्थान पे हमारा पद्म विभूषण जो होगा, ये पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर होंगे, तीसरा जो होगा आपका पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म भूषण ये तीसरे स्थान पर आएगा, और चौथा जो होगा वो पद्म श्री होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश में मुख्य रूप से चार जो है, ये चार हमारा सिविल ऑनररी अवार्ड कह सकते हैं, यानी देश का हम सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में रखेंगे। और जो सर्वोच्च सम्मान हमारी होती है, सर्वोच्च सम्मान में भारत रत्न सबसे ऊपर आता है, ध्यान देंगे। और एक चीजों को हमें यहां पर बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि सभी के सभी जो अवार्ड हैं, ये सभी अवार्ड की जो हमारे यहाँ शुरुआत होता है या स्टेब्लिशमेंट होता है, और 1954 से इसकी शुरुआत होती है। और आपको बता दूं कि 1954 में जब ये अवार्ड दिया गया था, तो यह मुख्य रूप से 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? यह 3 लोगों को जो है पहली बार भारत रत्न जो था, ये पहली बार भारत रत्न दुनिया में, यानी भारत की यदि बात करें तो भारत के 3 लोगों को जो है यह हमारा पहली बार दी गई थी। और यह 3 लोग कौन कौन हैं इसको याद रखिएगा। तो ये 3 में पहला तो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान देंगे, सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन जी जो थे, ये राधाकृष्णन जी को दिया गया, जिनके
अवसर पर हम 5 सितंबर जो होता है, इस 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस की भी शुरुआत जो हुआ था यह 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। तो भारत में 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाते हैं, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस जो होता है, जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह भारत में जो हुआ 5 सितंबर 1962 से शुरू हुई। चूंकि आपको पता है कि राधाकृष्णन जी जो हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होती है कि उपराष्ट्रपति के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते, राजेंद्र बाबू का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद ये दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। और भारत के इतिहास में पहला एक कोई व्यक्ति है जो कि भारत के एक शिक्षक भी रह चुके हैं, एक हम कहेंगे एक दार्शनिक भी हैं, और देश में एक सामाजिक सुधार में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान रही है। तो पहला व्यक्ति जो थे वो राधाकृष्णन जी थे। दूसरा जो थे सी राजगोपालाचारी के नाम आपने सुना होगा। तो दूसरा जो नाम इसमें आता है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जो थे, ये सी राजगोपालाचारी जो थे दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया 1954 में, ठीक है। और तीसरा जो थे वो सीवी रमन के नाम आपने सुना होगा, सीवी रमन यानी रमन इफेक्ट, इन्होंने ही स्थापना किया था ये, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति जो थे, तीनों व्यक्ति को पहली बार 1954 की बात करें तो 1954 में तीन व्यक्तियों को जो था पहली बार भारत रत्न दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तीन लोग थे, तीनों के तीनों जो थे तमिलनाडु से हैं। ध्यान देना, ये तीनों के तीनों कहां से हैं? तमिलनाडु से। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो पहला हमारा भारत रत्न दिया गया था, यह भारत रत्न तीन गो लोगों को जो 1954 में दी गई थी, यह तीनों लोग कहां से थे? तो तीनों का तीनों जो लोग थे ये तमिलनाडु के थे। इज इट क्लियर हो गया? तो ये आपका भारत रत्न से संबंधित अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये भी हेडिंग डालता हूं यहां पर भी भारत रत्न ही। तो मैंने इस बात भारत रत्न की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तक के इतिहासों में यदि हम देखें तो हम अभी तक के इतिहास में हम ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक यदि बात किया जाए तो सर्वाधिक आपका जो भारत रत्न मिला है तो सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश प्राप्त किया है। अभी तक उत्तर प्रदेश को 10 लोगों को जो है वो आपको भारत रत्न दिए जा चुके हैं। और इस तरह से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और सेकेंड स्थान पर जो है आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से 9 लोगों को अभी तक भारत रत्न दिए गए हैं। वहीं यदि हम बिहार की बात करें तो अभी तक बिहार के लोगों को 4 लोगों को, बिहार के 4 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। हम इसलिए सभी पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई कि हमारे बिहार के कौन कौन ऐसे लोग थे जिनको भारत रत्न दिया गया है। इज इट क्लियर? तो इस आधार पर हमें चीजों को जानना होगा कि कौन कौन ऐसे थे जिनको ये भारत रत्न बिहार से भी दी गई। तो सबसे पहले आपको याद हो गया, तो बिहार से 4 लोगों को दी गई है। और इस तरह से बिहार के 4 लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना होगा। तो सबसे पहला 1962 में देखिएगा तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये राजेंद्र प्रसाद जी को पहली बार 1962 में दिया गया, ठीक है। यानी 1962 यानी इनको कहेंगे कि 1962 में इनको जो है मृत्यु से पहले, क्योंकि देहांत होने के बाद ये नहीं दी जाती थी। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत दिया गया। और जयप्रकाश नारायण जो थे 1999 में देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण जेपी, जयप्रकाश नारायण जी जो थे बिहार से, इनको 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था, इनको मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत का मतलब हुआ कि इनको पोस्थुमसली जो होता है, इनको पोस्थुमसली जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। ले वहीं राजेंद्र बाबू की यदि बात किया जाए तो राजेंद्र बाबू के जिंदा जब थे राजेंद्र बाबू, उसी समय इनको दे दी गई। और तीसरा नाम बिस्मिल्लाह खान का आता है, और ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आते हैं बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो बिस्मिल्लाह जो खान थे या खान जो थे, इनको 2001 में दिया गया। कब? 2001 में शहनाई वादक थे और बक्सर से आते हैं। और अंतिम रूप से देखिएगा तो 2024 में भी मिला। और 24 में कर्पूरी ठाकुर के तो नाम सुना ही होगा। तो कर्पूरी जो ठाकुर हैं, एक टाइटल नहीं है बल्कि यह एक सम्मान है।
सम्मान है, ठीक है। और इस तरह से हमारी जो भारत रत्न दी जाती है, यह मुख्य रूप से भारत रत्न का यदि क्षेत्र की बात किया जाए तो यह आपका सामाजिक होता है, ठीक है। आप सामाजिक क्षेत्र में यदि अच्छे काम कर रहे हैं, यदि मान लिया जाए सामाजिक के साथ साथ आपका सार्वजनिक यदि क्षेत्र है, जिसको राजनीति भी आप कह सकते हैं, आप यदि खेल के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप कला के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप साहित्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में यदि आपका कोई बहुमूल्य कह सकते हैं, आपका कोई बहुमूल्य कार्य है, तो बहुमूल्य कार्य करने हेतु आपको एक सम्मान दिया जाता है, और यह सम्मान हमारा जो होता है वह राष्ट्रीय स्तर पे दी जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि हम भारत रत्न से बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहां पर एक चीज याद रखना होगा जो देश के इतिहास में रहेगा कि भारत रत्न जो होता है, भारत रत्न की सिफारिश जो होगी, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि अभी तक 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया, भारत रत्न प्राप्त किया। और उस व्यक्ति का नाम है पंडित नेहरू और इनकी बेटिया इंदिरा गांधी। तो ये 2 ऐसे भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने नाम का इन्होंने सिफारिश भी कर लिया, और इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्होंने भारत रत्न को भी प्राप्त कर लिया। इज इट क्लियर? अब प्रश्न होता है कि सर ये तो बात हो गई, तो देखो अभी मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अभी भारत रत्न जो है ये आपका 2025 की घोषणा नहीं हुई है, तो हम करेंगे पहले भारत रत्न 2024, उसके बाद हम करंट अभी आएंगे। तो भारत रत्न 2024 जो है, ये भारत रत्न 2024 मुख्य रूप से देखिए नाथन जी का नाम सुना होगा, तो स्वामी नाथन जी जो हैं, इन स्वामी नाथन जी को भी ये अवार्ड दिया गया है। देन आफ्टर आप देखेंगे तो ये जो है पीवी नरसिम्हा राव के नाम सुना है, तो पीवी जो नरसिम्हा राव हैं, ये पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव को भी यह अवार्ड दिया गया है और एमएस स्वामीनाथन को दिया गया है। और अंतिम रूप से यदि देखेंगे तो एक और प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो जो चौधरी चरण सिंह जो रहे, ये चौधरी चरण सिंह को भी ये अवार्ड दिया गया है। मतलब हम कहेंगे कि 2025 वाला अभी हमारा घोषणा नहीं हुई है, अभी तक 5 लोगों को 2024 में यह सम्मान दिया जा चुका है। तो पीवी नरसिम्हा, इनके बारे में सभी को चर्चा कर देता हूं शॉर्ट में। तो लाल कृष्ण आडवाणी आपको जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनको याद कर जाना है, यदि पूछ दिया तो ये वरिष्ठ नेता हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, पूर्व सीएम भी कहेंगे, और कहेंगे कि गरीबों को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया था। एमएस स्वामीनाथन के नाम सुना है, तो एमएस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति की यदि बात किया जाए तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक हैं साहब, क्योंकि इन्हीं के द्वारा भारत में जो 1966-67 में जो हमारे यहाँ हरित क्रांति चलाई गई थी, यह इन्हीं के देख रेख में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव 1991 के जो हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इन्होंने ही लाया था। इन्हीं के माध्यम से भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो था ये यहाँ पर भी शुरू किया गया। और चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे, ठीक है, किसान नेता, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री, और ये भी आपके हैं पूर्व यानी एक्स कहेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ही हैं। तो इस तरह से 2024 में देखा जाए तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 2024 में 5 लोगों को दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा
कि जो 5 लोगों को दिया गया उसमें बिहार के कितने लोग थे। इज इट क्लियर? तो ये चीजों को अब आपको याद कर लेना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा भारत रत्न है अभी तक कितने विदेशियों को दिया गया। तो देखो, अभी तक की बात किया जाए तो अभी तक 2 विदेशी को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, अभी तक 2 विदेशी को भारत रत्न दिया जा चुका है। वो कौन कौन 2 विदेशी हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एक के तो नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, सुना है ना? तो एक है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका इतिहास भी आपने पढ़ा होगा। गफ्फार खान ये आपका पाकिस्तान के हैं और ये भारत पाकिस्तान के विरोध भी बंटवारा का कर रहे थे। इन्हें 1987 में दिया गया। इनका आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती, है ना? इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। और दूसरा जो थे वो साउथ अफ्रीका के रहे हैं, जिनको वहां गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के तो नाम सुना ही होगा। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया और ये आपका साउथ अफ्रीका से आते हैं। और इनको साउथ अफ्रीका में देखिएगा तो इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की यदि बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऐसे 2 विदेशी नागरिक हुए जिन्हें भारत रत्न दे दी गई। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट आपको मैं ऐड कराता हूं, क्वेश्चन घुमाएगा, डरना नहीं। पहली बार यदि देखा जाए तो मोरारजी देसाई की जब सरकार थी, यानी 1978-80 की बात करेंगे, तो इस समय प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने भारत रत्न को बंद कर दिया था। ठीक है, भारत रत्न इन्होंने बंद कर दिया था। और इसके बाद फिर 1980 में आपको पता है कि 1980 में इंदिरा गांधी जो थी वो इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बनती हैं और पुनः भारत रत्न की इन्होंने शुरुआत करती है। ठीक है, पुनः शुरुआत हुआ और इस तरह से 1980 में जो शुरुआत पुनः हुआ, तो इस तरह से शुरुआत के बाद मदर टेरेसा जो थी, ये मदर टेरेसा को पहला मिला या पहला भारत रत्न मिला। याद रहेगा? तो देखो, क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी से करनी, इतनी डेप्थ से करनी है कि क्वेश्चन कहीं से घुमाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये ऐसा भी एक हमारे यहाँ माहौल तैयार हुआ था कि जब 1978-80 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भारत रत्न को ही बंद कर दिए थे। ठीक है, लेकिन 1980 में पुनः उनकी सरकार गिरती है और जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंदिरा गांधी जब 1980 में प्रधानमंत्री बनती हैं तो उसके बाद उन्होंने पुनः भारत रत्न की शुरुआत करती है। और इस तरह से हम कहेंगे कि 1980 में शुरू होने के बाद पहला जो ये पुरस्कार था ये मदर टेरेसा को दिया गया। इज इट क्लियर? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अब हम आते हैं डायरेक्ट पद्म पुरस्कार पर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो हमारी क्वेश्चन होगी वो हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार पर। तो सब लोग तैयार है ना? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमारा पद्म पुरस्कार 2025 की बात करेंगे। ठीक है, तो अब होता है हमारा पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार हम 2025 करेंगे और 2025 के जो है हमारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी के द्वारा ये घोषणा किया जा चुका है। तो ये हमारा पद्म पुरस्कार जो होता है, अभी हमने जस्ट बताया, हमारा 3 होता है। फिर से एक बार याद करेंगे, एक हमारा होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है हमारा पद्म भूषण और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री, यानी 3 हमारा इसमें होता है। जिसमें आपको बता दूं कि ये पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च यदि देखा जाए तो सर्वोच्च हमारा पद्म विभूषण होता है। और इस तरह से 2025 में जो है मुख्य रूप से हम कहेंगे कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और लगभग देखिएगा तो 19 लोगों को, ठीक है, 19 लोगों को जो है 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 113 लोगों को जो है वो पद्म श्री मिला है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम टोटल की बात करें
तो टोटल आप क्या कितना हो जाएगा जी, तो 17 और सॉरी 113 और 17 7 कितना हो जाएगा 20 और 20 30 और 1 9 39, यानी कुल यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं 139, यानी 139 लोगों को, कितना 139 लोगों को इस साल 2025 का जो पद्म पुरस्कार जो है, यह पद्म पुरस्कार इस साल 139 लोगों को दिया गया है। याद रहेगा ना, तो इस साल टोटल 139 लोगों को जो है वो आपको पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण है, 19 जो है पद्म भूषण है और 113 जो है पद्म श्री है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब हम इसमें डायरेक्ट हम बात करेंगे, बिना देर किए हुए बात करेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं बिहार से। अब होता है कि सर बिहार से कितने लोगों को मिला है, क्वेश्चन बनेगा ना। तो देखो, यदि हम बिहार से बात करें तो बिहार से एक पद्म विभूषण मिला है और वह है शारदा सिन्हा जी के तो नाम सुनते ही हैं, है ना। तो बिहार से यदि बात किया जाए तो आपका पहला जो हो जाएंगे शारदा सिन्हा जी हो जाएंगे। और शारदा सिन्हा को बिहार में बिहार के कोकिला भी कहा जाता है, बिहार कोकिला इनको कहा जाता है, एग्जाम में पूछेगा। और कोकिला तो क्योंकि ये जो थी छठ के गीत गाती थी, ठीक है, और छठ के दिन ही इनकी मृत्यु भी हो गया था। इनका अंतिम संस्कार भी छठ का पहली अर्घ के लिए दिन हुआ था। तो इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका शारदा सिन्हा जो है, ये शारदा सिन्हा से पूछेगा कि कहाँ के थे, तो आपका हुलास सुपौल में है, ठीक है। हुलास एक जगह है जहां पर इनकी ससुराल था। हुलास आपका सुपौल जिला में है। और इनका क्षेत्र जो हो जाएगा, इनका कला क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये संगीत गाती थी और संगीत भी हमारा एक कला होता है। तो शारदा सिन्हा जी जो है, शारदा सिन्हा जी को जो है वो आपका मिला है क्या, तो केवल शारदा सिन्हा जी को मिला है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और ये भी इनको पद्म विभूषण जो मिला है, याद करना है, मरणोपरांत मिला है, ठीक है। मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण जो मिला है, यह मिला है शारदा सिन्हा जी को। तो एक पॉइंट तो आपको याद होगा कि बिहार से पहला शारदा सिन्हा हो गए और इनको मरणोपरांत मिला है और उसका नाम है पद्म विभूषण। इज इट क्लियर हो गई। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, सुशील मोदी के नाम सुने होंगे आप, तो दूसरा नाम सुशील मोदी जी आ जाएंगे। और सुशील मोदी जो थे, इनका यदि क्षेत्र देखा जाए तो इनका सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा, इनका सार्वजनिक क्षेत्र रहेगा। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि ये राजनीतिक से आते थे, पॉलिटिक्स से आते थे। और सुशील मोदी जो हैं वो बिहार के देखा जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनको जो अवार्ड मिला है, इनको मिला है पद्म विभूषण। क्या मिला, पद्म भूषण। इनको मिला है पद्म भूषण। और इन्हें भी जो मिला है साहब, याद रखेंगे, मरणोपरांत मिला है। क्या, मरणोपरांत मिला है। क्लियर हुआ। यानी पद्म भूषण आपको सुशील मोदी को मिलता है और पद्म विभूषण जो है शारदा सिन्हा जी को मिलता है। सुशील मोदी जो थे आपके बीजेपी के नेता हैं, ठीक है। और इन्हें पिछले साल देखिएगा तो इनको हार्ट अटैक, मतलब ऐसे कैंसर की बीमारी था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक मामला कहेंगे। इस क्षेत्र में जो है सुशील मोदी को मिला है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी याद रखना है 2025 का हम पद्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो नाम आएगा, यानी 2 हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, ठीक है। अब तीसरा हमारा होता है पद्म श्री से यदि देखा जाए तो पद्म श्री से 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को, तो पद्म श्री यदि देखा जाए तो यहां पर हम कर देते हैं पद्म श्री। तो पद्म श्री जो है बिहार में 5 लोगों को मिला। वहीं पद्म विभूषण की बात किया जाए तो पद्म विभूषण मात्र शारदा सिन्हा को मिला। और पद्म भूषण की बात करें तो एकमात्र सुशील मोदी को मिला। तो पद्म श्री जो है, पद्म श्री बिहार के 5 लोगों को मिला। एक किशोर कुणाल के तो नाम सुनते ही होंगे, जानते भी होंगे। तो एक आपको आते हैं किशोर कुणाल जी। और किशोर कुणाल जी पूर्व IPS हैं। दूसरी बात यदि देखा जाए तो ये सामाजिक कार्यकर्ता भी आप इनको कह सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर से आते थे, सार्वजनिक सेवा के लिए इनको दिया गया, ठीक है। ये सार्वजनिक सेवा के लिए इनको दिया गया है, सेवा के लिए दिया गया है।
यदि आपसे पूछा जाए कि कहां से जुड़े थे, तो यह मुजफ्फरपुर जो है, बिहार का मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर से आते थे। और पटना जंक्शन पे जो हनुमान मंदिर आप देखते हैं, तो हनुमान मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका ये अध्यक्ष थे। पटना में जितने भी हनुमान मंदिर के ट्रस्ट चलते हैं, चाहे वो कैंसर संस्थान हो, शल्य संस्थान हो, आंख नेत्रालय हो, उसके अलावा आप देखेंगे चंपारण में जो है अभी बहुत बड़ा मंदिर भी वहां पर भी बन रहा है। उसके बाद आप देखिएगा तो अयोध्या में जो भंडारा चलता है, ये सभी में पटना हनुमान मंदिर का ही कंट्रीब्यूशन है, इसी का फंड से चलाई जा रही है। तो किशोर कुणाल ऐसे पूर्व आईपीएस कहेंगे, एक आईपीएस ऑफिसर थे और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तब हुए जब इनका बेटा जो है, इनका बेटा की शादी अशोक चौधरी के बेटी से हो जाता है। आप जानते हो अशोक चौधरी जो है जेडीयू में नेता है नीतीश जी के सरकार में, और वो बाई कास्ट यदि देखा जाए तो किशोर कुणाल भूमिहार आते हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, और वो जो है बाई कास्ट अशोक चौधरी जो होते हैं वो पारसी जाति से आते, एसी से आते हैं। और दोनों के बेटा और बेटी का शादी हुआ था, उस समय एक इंटरनेशनल भी न्यूज बना था, क्योंकि जात पात का जो एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन जो था, इसको इन्होंने खत्म कर करके इन्होंने इस रिलेशन को स्वीकार किया, वो आगे बढ़ा था। दूसरा यदि देखा जाए तो किशोर कुणाल के बाद तो इन्हें मिला है क्या, ये भी क्लियर कर लो, इन्हें मिला है पद्म श्री, इनको मिला है, किशोर कुणाल जी को पद्म श्री मिला है। तो एक जगह मैं पूरा कर देता हूं डेटा, डायरेक्ट बिहार पद्म श्री, ठीक है। तो यहां कर देते हैं हम लोग बिहार पद्म श्री। तो बिहार पद्म श्री टोटल हमने बताया कि 5 लोगों को मिलेगा। इस 5 लोगों में पहला नाम हुआ किशोर कुणाल का, है ना। तो किशोर कुणाल जो हैं, एक किशोर कुणाल को मिला, और इनका था देखा जाए तो सामाजिक कार्य हेतु इनको दिया गया। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं। आपसे क्वेश्चन खूब पूछता है कि जिनको मिला वो कहां से आते हैं, किस जिला से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन इस तरह से बड़ी घुमाती है, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद भीम सिंह भवेश के नाम सुना होगा। तो दूसरा है आपका भीम सिंह भवेश। अरे भीम सिंह भवेश जो है ये पत्रकारिता के साथ साथ ये भी सामाजिक कार्य करता है, ठीक है। तो सामाजिक कार्य के लिए ही कहेंगे, लेकिन इनका कार्य अलग भी है। तो सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया। और ये जो है आपका आरा यानी भोजपुर से आते हैं। और मैं बताऊं इनका जो काम है, यह इनका ऑक्यूपेशन की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो पत्रकारिता इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और इनका काम है कि जो गरीब बच्चे हैं, खास तौर पर डिप्राइव एसी एसटी के जो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उन सारे बच्चों को शिक्षित करने के हर संभव कोशिश करते हैं। तो यह है भीम सिंह भवेश जी हैं। उसके अलावा निर्मला देवी के नाम सुना होगा, निर्मला देवी। तो अगला नाम आता है निर्मला देवी का। और निर्मला देवी जो है ये भी आपका मुजफ्फरपुर से ही जुड़ती हैं। और ये जो निर्मला देवी हैं, इनका कला क्षेत्र रहेगा, इनका मिलेगा कला क्षेत्र। इनका काम क्या है, तो सुजनी कला के नाम आपने सुना होगा। तो सुजनी कला क्षेत्र में जो है इनको यह अवार्ड दिया गया है, यानी पद्म श्री दिया गया है। यानी 3 नाम हो गए निर्मला देवी। चौथा जो नाम आएगा हेमंत कुमार का आएगा, जो भागलपुर के डॉक्टर हैं, हेमंत कुमार। तो हेमंत कुमार जी जो हैं ये आपका भागलपुर से संबंधित हैं। और ये चिकित्सा का क्षेत्र में, चिकित्सा या कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करते हैं। कैंसर जो पीड़ित होते हैं, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैंसर पीड़ितों को ये मदद करते हैं। तो इसको लेकर के, या कैंसर से संबंधित जो गतिविधियां होती है, रोकथाम जो होता है, इसको लेकर के मेडिसिन के क्षेत्र में इनकी एक उत्कृष्ट कर सकते हैं योगदान रहा है। और इस तरह से हेमंत जी को जो है पद्म श्री दिया गया है। अगला है विजय नित्यानंद सूरधेश्वर जी महाराज। विजय नित्यानंद इनकी बड़ा नाम है, एक्चुअली ये संत हैं, राजस्थान से आते हैं, ठीक है। नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, सुरेश्वर जी महाराज
अभी तत्काल यदि देखिएगा तो ये जमुई में है और यह एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिकता कह सकते हैं के क्षेत्र में इनको मिला, तो आध्यात्म भी करना कहीं न कहीं हम कह सकते हैं आध्यात्म के लिए ही दिया गया है। और रियल में देखा जाए तो विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी जो हैं, ये वास्तविकता देखिएगा तो वास्तविकता में ये आपका राजस्थान से आते हैं, ये राजस्थान से, लेकिन तत्काल ये बिहार के जमुई में है और ये आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस साल टोटल जो 113 लोग हैं जिन्हें पद्म श्री जो दिया गया है, ये 113 लोगों में बिहार से कुल यदि देखा जाए तो बिहार से, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे के पूरे टोटल आपका जो हो जाएगा इधर 5 और 2 7 टोटल 7 जो लोग हो जाएंगे, 7 लोगों को बिहार से चुना गया है पद्म पुरस्कार के लिए। तो इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, और क्योंकि हमारा एग्जाम का एक टॉपिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से इसकी जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है, क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? आराम से आप जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं, एक और हम लोग टॉपिक को लेते हैं, चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप यदि देखें तो ये अवार्ड तो बहुत सारे इस तरह से अवार्ड ही अवार्ड चलेगा, अब सारे अवार्ड पॉसिबल है नहीं एक घंटा में, लेकिन मेन मैं करा रहा हूं। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो है 6 और 7 मई 2025 को आपने देखा कि भारत ने एक ऑपरेशन का अंजाम दिया था, क्योंकि सभी को पता है कि 22 अप्रैल, याद होगा सबको, 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान जो था, ये पाकिस्तान की जुगलबंदी कहेंगे या पाकिस्तान की आतंकवादी जो संगठन है, इनके द्वारा हमारे भारत में निर्दोष जो लोग थे, लगभग कहेंगे निर्दोष 26 लोगों को इसके द्वारा गोलियों से शहादत कर दी गई, या कह सकते हैं मार दिया गया। और इसी को बदले की भावना, और खास तौर पे हम कह सकते हैं आतंकवादी जो ठिकाना था, इस आतंकी ठिकाना को ठिकाना लगाने के लिए भारतीय जो हमारी सेना थी, ये भारतीय सेना, पहली बार ऐसा आता है कि भारतीय सेना में हमारे तीनों सेना, चाहे मैं बात कर रहा हूं थल, जल और नभ, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों जो थे मिल करके एक ऑपरेशन के अंजाम दिए। और यह ऑपरेशन हमारा 6 से 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंकवादियों के ठिकाना के विरुद्ध भारत जो है एक बहुत बड़ी कह सकते हैं सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के यदि देखा जाए तो पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ठिकाना लगा दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऐसे बमबारी किया जिससे कि पाकिस्तान के नस्तानाबूद कर दी गई, और ये जो था इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि जो हमने ऑपरेशन जो सिंदूर दिया था नाम, तो चूंकि ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर हमारे भारत में और खास तौर पर सनातन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में माँ बहनें होते हैं, शादीशुदा जो होते हैं, सिंदूर उनका एक सम्मान होता है। और जिस तरह से वहां पर कुछ लोग हनीमून मनाने गए थे, न्यू कपल्स थे, उनके साथ जो पाकिस्तानी आतंकवादी ने जो क्रूरता दिखाया था, इस क्रूरता के कह सकते हैं विपक्ष में, या उसे सबक सिखाने हेतु भारतीय सेना, भारत की सरकार ने उनके लिए एक ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया, और हम पाकिस्तान को सबक सिखा दिए। वो अलग बात है कि हमारे 26 लोग लगभग इसमें मारे गए। अब प्रश्न पहला हमारा यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, इस ऑपरेशन सिंदूर का आपने देखा होगा, एक लोगो देखा होगा, ये लोगो में देखा होगा, वो जो एक होगा एकदम पूरा लाल होगा, और यहां पर एक ऐसे ऐसे होगा। तो जो हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसका जो लोगो हमारा तैयार किया गया था,
ये लोगो किसने तैयार किया था, ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमाएगा, क्योंकि बहुत अंदर से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। तो कर्नल हैं हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह, ठीक है। कर्नल हर्ष गुप्ता और एक सूबेदार वहां पर देखेंगे तो एक हवलदार है सुरेंद्र सिंह, हवलदार सुरेंद्र सिंह। तो ये दोनों के द्वारा पहली बार याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो था, ऑपरेशन सिंदूर का लोगो तैयार किया गया, ठीक है, तैयार किया गया। और यह तैयार करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक कर्नल हर्ष गुप्ता जी हैं, एक हवलदार सुरेंद्र सिंह जी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि ऑपरेशन सिंदूर का संचालन यदि देखेंगे तो संचालन पहली बार, हम कहेंगे पहली बार, भारतीय महिला सेना या भारतीय महिला ही लिखते हैं, भारतीय महिला सेना के द्वारा किया गया, सेना के द्वारा किया गया। इससे पहले हमने पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत सारी हमने सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक कोई महिला इसमें नेतृत्व नहीं कर रही थी। पहला ऐसा होता है जब भारत ने महिला के हाथों में सौंप दी, और इसमें दो महिला प्रमुख हैं, एक आपका है सोफिया कुरैशी। तो सोफिया कुरैशी जो है कर्नल हैं, तो सोफिया कुरैशी के तो नाम आपसे एग्जाम में बार बार पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एक कर्नल सोफिया कुरैशी एक कर्नल है, यानी आर्मी से आएंगे, और एक थे विंग कमांडर, एक है आपका विंग कमांडर यानी एयरफोर्स से आएंगे, जिनका नाम है व्योमिका सिंह। और पहली बार भारत जो है पाकिस्तान के विरुद्ध इतने बड़े हम कह सकेंगे कि हमने ऑपरेशन का अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्ताबूद किया। और इसका पूरा का पूरा नेतृत्व जो हो रही थी, यह नेतृत्व हमारे देश के महिलाएं कर रही थी, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने सिंदूर छीना, और भारत की ही बेटियां और भारत की महिलाएं ने उनको ये सबक भी सिखा दिए। वो यदि वो इस्लाम धर्म पूछ के मारे थे तो इस्लाम बेटी ही उनको मारा भी है, समझ आ रही है। यदि उन्होंने इस्लाम धर्म से पूछ करके और नाम पूछ करके यदि उन्होंने मारा था, तो एक इस्लाम बेटी ही उनको घर में घुस करके भी मारने की कोशिश किया। मतलब जो कह सकते हैं टीट फॉर टैट या टीट फॉर टैट भारत ने कहीं न कहीं करने की कोशिश किया। और इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसके बाद पाकिस्तान भी भारत पे कार्रवाई किया है। उसके बाद एक लंबी गतिविधियां भी चले, फिर सीज फायर भी हुआ। लेकिन अभी आप देखेंगे भारत सरकार ने स्पष्ट रूपों से कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार का, हम अभी ऑपरेशन सिंदूर को हम समाप्त नहीं किए हैं, याद है ना। तो ये चीजों को हमें समझना होगा, याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, या जो हमारा 26 निर्दोष लोगों को जो मार दी गई थी, ये कहां पर घटना घटी थी, क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो देखो, सबसे पहली बार ये जो 26 लोगों निर्दोष लोगों को मारा गया था, या पहलगाम के नाम सुना है, पहलगाम। तो पहलगाम है जगह जो जम्मू कश्मीर में है, और ये पहलगाम जो है बाबू लोग, ये आपका मोटा मोटी याद रखें अनंतनाग जिला में बैसरन घाटी के पास है, ठीक है। अनंतनाग जिला है, और वहां पर जो घाटी जो था जहां पर एक घटना का अंजाम दिया, वो बैसरन घाटी है। क्या है? बैसरन घाटी है। ऐसी बैसरन घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादी के द्वारा इसे अंजाम दी गई थी, जहां फिर भारतीय सेना ने 6-7 मई, सोचो ये 22 अप्रैल को घटना का अंजाम दिया है ना, और भारत ने 6-7 मई को उनको भी ये सबक सिखा दिया कि बेटा हम तुमसे कम नहीं हैं। तो यह जो था, इसमें हमने लगभग उसको, ये हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं था कि सिविलियन को मारना है, हमारा मेन मकसद था आतंकवादी ठिकानों को नस्ताबूद करना, आम जनता निर्दोषों को नहीं मारना, और हमने वही कार्य किया। तो यह आपसे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जो अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ये दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के नाम याद रखिएगा।
डेढ़ लाइन याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को उन्होंने अंजाम दिया, भारत ने 6 और 7 मई को अंजाम दिया। ये भी याद रखिएगा कि 9 ठिकाना। अब यदि बाय द वे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि 9 ठिकाना कौन थे, ये भी हो सकता है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत में यदि देखिएगा तो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लगभग देखेंगे तो 1971 एक ऐसी स्थिति आई थी कि जब 1971 में 1971 में भारत के तीनों सेना जो थे संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर अटैक किया था। 1971 के बाद पहली बार ऐसा आता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के तीनों सेना जो थी, ये तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान पर अटैक किया है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा पीओके जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हमने अटैक करके आतंकवादी संगठनों को हम नस्तानाबूद करने की हम कोशिश किए हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सारे टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हो गया? बोलो भाई कि हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं देर नहीं करता हूं, ठीक है। अब चलो एक से रिलेटेड और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो भी और इस पे बात करेंगे। देखो अभी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आप भी ये देखा होगा G7 का हमारा समिट हुआ है, सुने हो ना? इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब पूछेगी। तो G7 है क्या? देखो G7 जो है इसे हम लोग ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कह सकते हैं, यानी दुनिया का 7 देशों का यह समूह है। अरे दुनिया के जो 7 देश हैं, यह कह सकते हैं कि विश्व के, आप कहेंगे कि विश्व के 7 विकसित देशों का एक समूह है। अब प्रश्न होता है कि इसमें जो 7 देश हैं, ये 7 देश कौन कौन है भाई? तो सबसे पहला इसमें तो आपका अमेरिका होगा, दूसरा है आपका यूके होगा, तीसरा इसमें आपका जर्मनी होगा, ठीक है, चौथा इसमें आपका जापान भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब पांचवा यदि देखा जाए तो, क्योंकि इससे यूएसएसआर जो है यानी रसिया जो है, रसिया को इसमें से निकाल दिया गया, सबको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रसिया को हटा दिया गया है, तो इसमें फ्रांस और इटली भी आपको हो जाएंगे। तो फ्रांस कितने हो गए भाई? इटली देखो कितने हो गए, 2, 4, 6, एक और बच रहा है, एक कनाडा हो जाएगा, ठीक है। यानी दुनिया का यदि देखा जाए तो ये 7 जो देश हैं, ये 7 देश जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 देशों के समूह को हम लोग ग्रुप 7 कहते हैं या G7 कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह G7 नहीं था, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो यह G5 था। 5 के बाद इसमें रसिया जो था, यदि मैं नोट करके इधर बता दूं, नोट करके लिख रहा हूं, तो इसमें USSR, लेकिन इसको हम इधर करते हैं रसिया। तो जो रसिया जो था ये 1997 में 1997 में यह जो था G7 का, ठीक है, G7 का भाग बना। तब बनते ही जब रसिया घुसा तो इसका नाम पड़ गया G8, क्लियर हुआ। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि जो रूस जो था, इन्होंने यूक्रेन का एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है क्रीमिया। क्या नाम है? क्रीमिया। तो क्रीमिया पर रूस जो था आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर करके उन्होंने क्रीमिया को जो था हड़प लेता है, और इसी के बाद रसिया जो था, रसिया को G7 से हटा दिया गया। तो ये जो G8 हुआ था फिर ये G7 हो गया। इज इट क्लियर? और चूंकि अभी वर्तमान में आपको ये बात तो पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में यदि देखा जाए, थोड़ा इधर भी जान जाओ, तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो है अभी दोनों के बीच में लंबी विवाद चल रही है। और यह विवाद पहली बार देखिएगा तो 24 फरवरी 2022 से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों के बीच आर्थिक सामाजिक स्थितियां बहुत संकुचित हो चुकी है, जहां पर रसिया कह रहा है कि यूक्रेन नाटो के सदस्य न बने, और यूक्रेन कह रहा है कि हम नाटो के सदस्य बनवे करेंगे। तो दोनों के बीच में विवाद है। इसको लेकर के 24 फरवरी 2022 को पहली बार रूस जो था यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, और उस समय से अभी तक दोनों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। अभी भारत जो है इसमें मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थता का काम कर रहा है।
आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद जो खत्म होगा वो भारत ही खत्म करा सकता है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इनका बहुत बढ़िया दोस्त जो है वो हमारे व्लादिमीर पुतिन है। और चूंकि सभी को पता है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रसिया के साथ भारत के साथ बहुत प्राचीन संबंध रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी काम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात अब देखो, तो इस तरह से जो था ये G5 बना, फिर G8 बन गया, लेकिन 2014 में रूस को जो है इससे निकाल दिया गया और निकालने के बाद पुनः हमारा G7 बन गया। क्लियर हुआ? अब ये G7 में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली है और कनाडा है। इतना तो बात क्लियर हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो G7 के भी जो बैठक हुआ था, ये G7 के बैठक कहां पर हुई थी? तो आपको मैं बता दूं कि पिछले बार और इस साल की यदि बात करें तो हमारा कनाडा इसकी मेजबानी किया। 51वां G7 का शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2025 तक हुआ। ठीक है, इसकी यदि हम आयोजन की बात करें तो इसका जो इस साल का आयोजन हुआ था ये आपका 15 से लेकर के 17 जून, ठीक है, 17 जून 2025 तक ये जो था हमारा G7 का जो था इस साल का बैठक चला था। और ये G7 का जो बैठक चला एक आपका कनानस्क एक जगह था, कनानसिस्क, ठीक है, किस ये आपका कनाडा की एक जगह है जिसका नाम है अल्बर्टो या अल्बर्टा। ठीक है, अल्बर्टा ये आपका कनाडा है और यहीं पर इसका आयोजन हुआ। यानी कहेंगे कि इसकी अध्यक्षता जो थी, इसकी अध्यक्षता कनाडा कर रहा था। इज इट क्लियर? और यह यदि आपसे पूछा जाए कि श्रृंखला कैमा था, तो ये जो एडिशन जो था ये अभी तक के एडिशन में 51वां एडिशन था, 51वां एडिशन था। और यह अभी इसका आयोजन 15 से 17 जून तक ये चला है। कनाडा ने इसकी अध्यक्षता की, कनाडा के अल्बर्टा की एक जगह कनानस्कस, वहीं पर इसकी आयोजन की गई थी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे इंपोर्टेंट ये बात बनती है कि इसमें सबसे इंपोर्टेंटली ये बात होता है कि 2024 में ये तो इटली, 22 में जर्मनी, इस तरह से बने। अब देखा जाए तो मैं आपको बात करूं कि भारत इसका कोई सदस्य राष्ट्र नहीं है। फिर भी यदि देखा जाए तो G7 जो है, इस G7 में पहली बार याद रखना कि भारत सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, परंतु 2019 से ही भारत को आमंत्रित किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। और इस तरह से भारत जो है ये G7 के आमंत्रण जो है, इस आमंत्रण को भारत स्वीकार भी करता है और भारत जो है इसके आमंत्रण में जाता भी है। तो अब मायने सी बात है, इससे पहले यदि देखिएगा तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है पीछे वाला से। तो ये तो हमारा 51वां था ना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 51वां की 50वां जो था इसका 50 जो था इसका 50वां कहां पर मनी थी? तो देखो ये 50वां जो था 50 जो इसका समिट मना था, और ये समिट आपका 2024 में मनाई गई थी। तो ये 13 से 15 जून 2024 को, ठीक है, 13 से 15 जून 2024 में इसको जो मनाया गया था। और ये 50वां जो इसकी समिट मनाई गई थी, यह आपका एक जगह है पुलिया। क्या नाम है? पुलिया। तो एक पुलिया जगह है और यह आपका इटली में है। कहां पर है साहब? इटली में एक जगह है पुलिया, वहां पर एक 50वां इसका समिट मनाई गई थी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और इसमें भारत को बार बार कोशिश किया जा रहा है कि भारत इसके सदस्य बने, लेकिन आने वाले समय हम बताएंगे कि इसमें क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह होगा कि इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। तो 7 सदस्यों को फिर इसमें एक बात बता देता हूं, फिर हम इसको क्लियर करूंगा। इसमें जो 7 सदस्य देश हैं, इन 7 सदस्यों को एक बार समझिएगा, भारत की इकोनॉमी यहां पर हम डालेंगे। तो इसमें 7 सदस्यों में आप देखिएगा पहला कौन है साहब? तो पहला हमने अमेरिका की बात किया। दूसरा इसमें आप देखिएगा तो दूसरा इसमें क्या है? तो दूसरा हमने यूके की यानी इंग्लैंड की बात किया। तीसरा आप इसमें फ्रांस को ले लो। चौथा इसमें आप जर्मनी है तो जर्मनी को कर लेते हैं। ठीक है, पांचवा यदि देखेंगे तो कनाडा है, कनाडा है, उसमें आपका इटली है। ठीक है, और एक समय आपका जापान है,
इज इट क्लियर? तो देखो 2 4 6 7 हो गया ना, यानी टोटल इसके जो है ये आपको जो है सदस्य राष्ट्र हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह होती है कि सभी जो इसके 7 सदस्य राष्ट्र हैं, इन 7 सदस्य राष्ट्रों में से भारत की यदि बात किया जाए तो भारत जो है लगभग आप देखोगे तो भारत इसमें जर्मनी को यदि छोड़ दिया जाए तो इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, कनाडा और यहां इटली और जापान, यानी केवल हम कह सकते हैं कि भारत 7 सदस्य राष्ट्रों में से लगभग हम कह सकते हैं 5 सदस्यों से बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब कौशल कैसे? तो यदि हम जीडीपी के आधार पे बात करें तो देखो आप डायरेक्ट इसको अपने भाषा में देखो, हम विश्व के यदि देखें तो विश्व के 5 जीडीपी वाला देश कौन कौन है? तो दुनिया के 5 जीडीपी में सबसे पहला स्थान जो आता है, फर्स्ट होता है यूएसए, अमेरिका। सेकेंड स्थान पर देखेंगे तो चाइना। अभी थर्ड स्थान पर देखिएगा तो आपका हो जाता है जर्मनी, और चौथे स्थान पर हमारे भारत का हो गया इंडिया, और 5वें स्थान पर देखोगे हो गया जापान, और 6ठे स्थान पर आ गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, यानी यूके। यानी हम कहेंगे कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में हमारा भारत, जहां पर अमेरिका की इकोनॉमी देखोगे तो लगभग 30.28 ट्रिलियन डॉलर जो है, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी अमेरिका का है। वहीं यदि देखा जाए इंडिया का यदि देखेंगे तो इंडिया का हमारा जो है ओवरऑल हम कह सकते हैं 4.187 ट्रिलियन डॉलर जो है, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी भारत का हो गया। वहीं यदि जापान की बात किया जाए तो जापान का 4.186 ट्रिलियन डॉलर का जो है इसका इकोनॉमी हो चुका है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत इंग्लैंड को भी पछाड़ दिया, जापान को भी पछाड़ दिया। केवल यदि देखा जाए तो G7 के देशों की बात करें तो G7 में एक अमेरिका भारत से आगे है और एक जर्मनी भारत से आगे है। अदरवाइज यदि देखा जाए तो भारत G7 के सदस्य राष्ट्रों को पछाड़ते हुए आज भारत दुनिया का यदि देखा जाए तो दुनिया का भारत चौथा है ना जीडीपी वाला देश हो चुका है। और इस तरह से अब इस आधार पे यदि बात करें तो भारत की हमारा ग्रोथ रेट जो है वह 2025-26 के अंत तक जो रहने की संभावना है वह 6.3% से लेकर 6.8% तक रहने की संभावना है। क्लियर हो गई? तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यह G7 में भी भारत का अपना एक वर्चस्व है। और भारत जो है G7 सदस्य राष्ट्रों में यदि देखोगे तो कहीं ना कहीं इनसे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और इस आधार पर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को भारत 2021 में, याद करो 2021 में भारत यूके को पछाड़ते हुए 5वां अर्थव्यवस्था बना था। तो बाय द वे पूछे कि इंग्लैंड को भारत कब पछाड़ा था, तो हम 11वें से 5वें स्थान पर आ गए थे 2021 में, और इस तरह से इंग्लैंड हमारे नीचे चला गया। और 2025 की यदि बात करें तो 2025 में हम जापान को पछाड़ते हुए भारत जो है दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2030 तक भारत जो होगी दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इससे और रिलेटेड एक बात कर देता हूं, इसमें और जोड़ लो। तो जैसे हमने भारत की बात किया तो भारत, और यहां पर तो भारत को हमने 3-4 पॉइंट याद कर लो भारत से रिलेटेड। भारत जो है जनसंख्या में यदि देखिएगा तो भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पर विश्व में आ गया है। क्योंकि यदि UNFPA की बात करें, UNFPA जो हमारा 2024 के रिपोर्ट जो आई है,
इसके माध्यम से भारत की जो आबादी रही है, यह आबादी भारत का 144.17 है ना करोड़ हो गया। मतलब हो गया 1 अरब यानी 1 बिलियन, ध्यान देना 1 बिलियन यानी 1 अरब है ना 44 करोड़ एंड 17 लाख प्लस, यानी भारत का जो है अप्रैल 2024 में देखिएगा तो भारत की आबादी लगभग 1 बिलियन 44 करोड़ एंड 17 लाख से अधिक हो गई। और इस तरह से हम कहेंगे इंडिया डिफीटेड चाइना, इंडिया डिफीटेड चाइना बाय अबाउट, भी कहो अबाउट 1.75 करोड़ पॉपुलेशन, यानी चाइना को लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या से भारत पछाड़ते हुए दुनिया की पहली जनसंख्या वाला देश बन गया। दूसरी बात तो इंडिया हुआ। दूसरी बात याद रखना है कि भारत का, हम जैसा कि मैंने बताया कि जीडीपी में यदि देखा जाए तो भारत चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। और इसमें हमने बताया कि भारत 4.187 हमारा ट्रिलियन डॉलर का यदि बात किया जाए तो ट्रिलियन डॉलर का हमारा इकोनॉमी हो गया है। यदि परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया हमारा 3rd पर आ जाएगा। अब इसमें पहला जो है आपका पहला जो इसमें आएगा वो आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। पहला स्थान पे इसमें चाइना है, सेकंड पे आपका अमेरिका है और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा इंडिया है। तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी में यानी क्रय शक्ति क्षमता में भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाती है। क्लियर हुआ? तो देखो क्वेश्चन आपसे किसी कैसे पूछेगा, आप एक इलाबोरेट कर करके आप देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और हम क्वेश्चन को कैसे खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये G7 से संबंधित भी क्वेश्चन हो गए। तो G7 से संबंधित आपसे क्वेश्चन यदि पूछता है तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आराम से इसकी जवाब दे दीजिएगा कि इसके आंसर क्या होगा या नहीं होगा। क्या बाबू लोग दे सकते हैं या नहीं? यस या नो? राइट और रॉन्ग? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आप आराम से इसके जवाब देंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे और कुछ क्वेश्चन के आधार पर जो है हम क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हैं? चलिए भाई, तो अब आगे की बात करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन के आधार पर हम आपको डिफाइन यदि करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी से आराम से आप इसको समझिएगा और कीजिएगा। तो ये देश की इकोनॉमी से संबंधित हमारे सारे क्वेश्चंस इससे रिलेट हो गए। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से एक और रिलेट करेगा, जल्दी से मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, फिर हम आगे की बात करूंगा। अभी जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यदि हम UN की बात करें यानी यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एकदम शॉर्ट में हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड हमारा सबसे पहला तो क्वेश्चन होगा कि यूनाइटेड नेशंस की हमारा स्थापना कब हुआ। तो सभी को हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्लियर हुआ? कहाँ पर हुई है साहब? तो ये आपका जो है यदि अमेरिका की ही बात करेंगे तो अमेरिका में एक मैनहट्टन द्वीप है। क्या है? मैनहट्टन। तो एक आपका मैनहट्टन आपका आइलैंड है यानी द्वीप है और इस मैनहट्टन आइलैंड द्वीप में ही इसकी हेडक्वार्टर का निर्माण की गई है, जो आपकी अमेरिका जो होगा तो अमेरिका यानी USA कर देता हूं, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। एक्चुअली इसका स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था, यदि हम इफ आई एम डिस्कसिंग ऑल अबाउट द पर्पस, इसका उद्देश्य था विश्व शांति स्थापित करना। विश्व शांति, शॉर्ट में आ जाओ, विश्व शांति की स्थापना इसका मुख्य कारण था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो मानवाधिकार जो होता है, ये मानवाधिकार को संरक्षित करना इनका एक काम था, संरक्षित करना इनका काम था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं बाल एवं
महिला जो सुरक्षा था, ये तो बाल एवं महिला सुरक्षा भी एक हम कह सकते हैं कि ये योजना का एक बहुत प्रमुख हम कह सकते हैं एग्जाम्पल रहा था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं साहब कि ये जो सरकार के द्वारा एक जो योजनाएं थी, या कह सकते हैं गवर्नमेंट जो चाहती थी, तो सरकार चाहती थी कि आराम से इसको जो है ये पूर्ण रूप से एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दिया जाए जिससे कि देश में एक ऐसी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जिससे कि विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई और वर्ल्ड वार न हो सके। इज इट क्लियर? तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसकी एक दर्द लोगों को दिख रहा था। इसी चीज़ों को समाप्त करने हेतु कहीं न कहीं इस चीज़ों पर काम किया गया। अब देखो क्या होता है। तो अब इसकी जब स्थापना हुआ तो एक ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना के समय स्थापित जो सदस्य थे, इनके स्थापित सदस्यों की संख्या 51 था और 51वां जो था, उस 51वां देश के नाम याद रखिएगा। तो 51वां जो था यानी 51 जो था उसका नाम था पोलैंड। तो पोलैंड इस पर 51वां सदस्य बना। और भारत की यदि बात किया जाए तो भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। ऐसे याद करो, भारत एक हमारा क्या है? तो भारत एक हमारा फाउंडिंग मेंबर है, यानी कहेंगे भारत एक स्थापित सदस्य है। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को बात करनी है इससे रिलेट अब होता है कि संस्था की यदि बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन जो होती है, यूनाइटेड नेशंस को, यूएन को हम कह सकते हैं चलाने के लिए इसके अंतर्गत हमारा 6 बॉडीज होते हैं, यानी 6 हमारे अंग होती है। कौन कौन? 6 अंगों को एक बार याद कर लेंगे, फिर हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो 6 अंग में सबसे पहला आपका जो होता है वह, इसमें पहला जो होगा आपका वो महासभा होता है। महासभा यानी जनरल असेंबली आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो होता है आपका इसमें होता है सुरक्षा परिषद, यानी जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल कहेंगे। तीसरा जो इसमें पार्ट होता है वो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, यानी सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद इसका तीसरा होता है। चौथा देखिएगा तो इसमें एक होता है आपका न्यास परिषद। न्यास परिषद इसका अंग्रेजी होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय। और लास्ट जो होता है वो आपका होता है सचिवालय। तो यह 6 जो संस्थाएं हैं या 6 जो अंग हैं, ये 6 अंगों को मिलाकर के संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है, ये संयुक्त राष्ट्र संस्था को चलाई जाती है। महासभा आपको जानते ही हैं, महासभा कौन होते हैं? तो महासभा भी गुटरस के नाम सुना ही होगा। तो महासभा जनरल असेंबली होती है और इसका एक महासचिव होते हैं। कौन होते हैं? महासचिव। और इनकी निर्वाचन जो होता है या इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है। इज इट क्लियर? सुरक्षा परिषद जो है, तो सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा कि सुरक्षा परिषद में वर्तमान की बात करें तो इसमें अस्थाई जो सदस्य हैं, इसमें अस्थाई सदस्य 5 हैं और अस्थाई यदि सदस्य की बात किया जाए तो इसमें टोटल 10 हैं, यानी टोटल आपका 15 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या आपको याद करना है बाबू लोग? तो अस्थाई जो सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर होता है। ठीक है, और जो अस्थाई सदस्य हैं इनकी जो नियुक्ति होता है, इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। इतना तो याद हो गया, 2 वर्ष के लिए होता है। तो अब प्रश्न होगा कि सर सुरक्षा परिषद में 5 जो है वीटो पावर वाले कौन कौन देश है? तो यहां पर ऐसे कर देता हूं। तो इसमें सबसे पहला यूएसए अमेरिका होगा, दूसरा यूएसएसआर यानी रसिया याद करेंगे, तीसरा आपका इस जो होगा या इसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, चलो जर्मनी कर लेते हैं, इसमें आपका जर्मनी होगा, देन आपका इसमें फ्रांस हो जाएगा और लास्ट आपका जो होगा चाइना हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 जो देश हैं, ये 5 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, जिसमें से अमेरिका से लेकर के फ्रांस तक ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के विजेता हैं। और चाइना कोई विजेता नहीं है, हमारी गलती से चाइना इसमें घुस गई है। तो सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर जो होता है यही 5 जो हैं अस्थायी सदस्य, इन्हीं के पास जो है वीटो पावर है। और अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनको 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है।
सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो होती है, तो सामाजिक आर्थिक परिषद में भी देखिएगा तो कुल की बात करें तो कुल इसमें 54 सदस्य राष्ट्र हैं, 54 सदस्य राष्ट्र इसमें हैं। क्लियर हो गया। और न्यास परिषद जो है ये 1994 से निष्क्रिय है, यानी अब इसके पास कोई काम है नहीं इसलिए है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका हेड क्वार्टर देखिएगा बाबू, तो ये आपका हेग में है, हेग, और हेग कहे तो नीदरलैंड में है, और एक सचिवालय। अब ओवरऑल यदि देखा जाए तो जितने भी इसके अंतर्गत संस्थाएं आते हैं, ये सभी संस्थाओं के अंतर्गत आप देखोगे तो एकमात्र हमारा अंतर्राष्ट्रीय ही न्यायालय है। ध्यान देंगे, केवल हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेड क्वार्टर अमेरिका से बाहर है, यानी नीदरलैंड में है। अदरवाइज जितने भी इसमें संस्थाएं 5 गो बच गए, चाहे महासभा होगा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, ये पांचों संख्या जो आपका दिख रहा है, ये पांचों का हेड क्वार्टर यदि आप देखते हो तो ये पांचों का हेड क्वार्टर आपको दिखेगा अमेरिका में। एकमात्र आपका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केवल हेड क्वार्टर जो है वह आपको अमेरिका से बाहर है, यानी हेग में है, नीदरलैंड में। इज इट क्लियर। अब होता क्या है, वीटो पावर पे जो विवाद है, शॉर्ट में इसको दिखा देता हूं। तो देखो, जो हमारा अस्थाई हमने बताया कि इसके जो भी अस्थाई सदस्य होते हैं, और अस्थाई सदस्य इसमें 5 हैं, ठीक है। अब ये 5 को फिर से एक बार नाम लिख करके ही हमें बताना होगा। तो ये 5 में सबसे पहला अमेरिका है, यूएसए, देन यूके यानी इंग्लैंड, देन यूएसएसआर यानी रसिया, देन इसमें हमारा फ्रांस हो जाएगा, और एक चाइना हो जाएगा। सॉरी, लगता है पीछे हम कुछ गलत लिखा गया क्या, सॉरी, क्या लिखा गया, जर्मनी, सॉरी, देखो, है ना। तो यहाँ पर जर्मनी नहीं, क्या लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर यूके आ जाएगा, इंग्लैंड। तो यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 5 सदस्य राष्ट्र जो हैं, इनके पास वीटो पावर है, ठीक है। इनके पास क्या है, इनके पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर होता क्या, शॉर्ट में बताता हूं। वीटो पावर का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि आपका यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में आपको सदस्य बनना है, ठीक है, या सदस्यता आपको निरस्त करना है, तो ये सारे कोई भी जो गतिविधियां होते हैं, इसमें आपका 9/15 से आपको बिल पारित होना होगा, ठीक। बिल जो होगा आपको पारित करना होगा। 9/15 में क्या हुआ, तो टोटल आप देखोगे तो आपका ये 5 हुए अस्थाई, ये परमानेंट जो मेंबर हो गए 5 हो गए, और नन परमानेंट मेंबर जो हो गए 10 हो, टोटल हो गया ना 15, यानी ये 15 हमारा टोटल मेंबर हो गया। और टोटल मेंबर में 9 आपको पक्ष में होने चाहिए। 9 में क्या है, 2 भागों में बटेगा, तो 9 में 5 जो होंगे वो आपका परमानेंट मेंबर हो जाएंगे, परमानेंट जो मेंबर, और 4 जो होंगे वो आपका नन परमानेंट होंगे, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि गलती से मान के हम चलते हैं कि यहां पर जो आपके 5 मेंबर हैं, ध्यान देना, ये जो 5 आपका परमानेंट मेंबर है, इनमें से कोई एक भी यदि आपका विरोध कर देता है, तो याद रखिएगा कि जो बिल होगा, यह बिल पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं रिजेक्टेड हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत जब भी संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी सदस्य बनने की कोशिश करता है यूएनएससी का, तो यहां पर चाइना जो है वो चाइना विरोध कर देता है, जिसके कारण बार बार जो होता है बिल लटक जाता है। और उसके पीछे भी रीजन बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही गलती थी। तो अब होता है कि संयुक्त राष्ट्र से 2-3 क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र जो संघ होता है, पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि संघ शब्द यानी ऑर्गेनाइजेशन शब्द कब हटाया गया। तो ये शब्द जो था 1950 में हटाया गया है। अब हमारे पास केवल संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस बच गए, संघ और ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुए। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र की पहली आपकी महिला अध्यक्ष यदि पूछे तो पहली महिला अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडित विजया लक्ष्मी पंडित के तो नाम सुना ही होगा, तो चलो यही कर देते हैं। तो हम कहेंगे विजया लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू की बहन थी और ये पहली अध्यक्षता एक की थी, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि हिंदी में पहली
पहली बार संयुक्त राष्ट्र का संबोधन किसने किया यानी ग्रीटिंग किया, वह था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बहुत ऐसे डेप्थ पढ़नी है, आपको काफी डेप्थ पढ़नी है, लेकिन अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि आपके सिर पर एग्जाम हो चुकी है ना, तो हम लोग को बस इस तरह से भी डिस्कस करने, इस तरह से कुछ टॉपिक को देखने जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कुछ पकड़ा आ जाए। तो अब होता है आगे की हम टॉपिक बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेके आते हैं वो सार्क लेके आते हैं। ठीक है, सार्क से संबंधित आपका क्वेश्चन खूब पूछता है। सार्क, ये सार्क क्या है? देखो सार्क जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ओवरऑल यदि देखा है साउथ का मतलब हुआ दक्षिण, तो इसका फुल ही फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एसोसिएशन फॉर या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन इसका मतलब हुआ कि संस्था का निर्माण करने का प्रमुख जो उद्देश्य था वह था कि यह एक हमारा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, एक क्षेत्रीय सहयोग कहेंगे। दूसरी बात कि दक्षिण एशिया के जो भी राष्ट्र हैं, तो हम कहेंगे कि दक्षिण एशिया के सभी सदस्य राष्ट्रों का यह एक सदस्य है या एक संघ है, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और जितने भी दक्षिण एशिया, क्योंकि भारत भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, तो हम सभी के बीच में जो भी विषमताएं होते हैं, चुनौतियां होते हैं, इसको स्थापना करना। तो इसकी स्थापना जो था, इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 8 दिसंबर 1985 को जो था सार्क जैसी जो संस्था थी, इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मैं बता दूं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर आपका काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू, यानी नेपाल जो है, नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है। और ये संस्था का स्थापना करने के प्रमुख उद्देश्य जो था वह था कि दक्षिण एशिया के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वे सभी अपने क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाएंगे और एक काम करेंगे। अब होता है कि इसमें सदस्य राष्ट्र कौन कौन है, तो सबसे पहले याद रखो कि दक्षिण एशिया की यदि बात किया जाए तो आपका साउथ एशिया में कौन कौन आ जाएंगे देश। तो चलो शुरू हम करते हैं, अपना प्यारा भारत से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा इंडिया हो गया, क्लियर हुआ। दूसरा हमारा इसमें नेपाल हो गया, क्लियर हो गया, राइट आराम। तो दूसरा हमारा नेपाल हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका पाकिस्तान ले लीजिएगा। देन आप इसमें पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को आप ले लीजिए, बांग्लादेश। देन आफ्टर श्रीलंका को आप ले लीजिएगा, ठीक है, यानी श्रीलंका भी दक्षिण एशिया में ही आएगा। और आपका भूटान और मालदीव को ले लीजिएगा, ठीक है, भूटान। एंड देन आफ्टर एक और देश आपका होगा, उसका नाम है मालदीव। मालदीव यानी ये सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं, यानी टोटल 7 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। कितने? 7 इसके सदस्य राष्ट्र हैं, किसके? सार्क का, ठीक है। अब होता है इसके स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग और शांति के साथ साथ प्रगति की स्थापना करना। क्या इसका उद्देश्य रहा, तो इसकी उद्देश्य बहुत सिंपल है कि दक्षिण एशिया की यदि बात किया जाए तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के साथ आर्थिक विकास करना। और इसी को देखते हुए सार्क जैसे संस्था का जो निर्माण हुई वह 1985 में किया गया, क्योंकि कॉमन चीज है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव,
ये सभी राष्ट्रों में समस्या कौन चीज का है? तो सबसे पहले देखो, भारत के पास जनसंख्या बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हमें रिसोर्स चाहिए नहीं है। नेपाल के पास भी देखो तो सारे के सारे ज्यादातर जो हैं, ये ज्यादातर सारे राष्ट्र जो हैं जनसंख्या अधिक है, लेकिन इनके पास रिसोर्स नहीं है, गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ऐसे जो चुनौतियां हैं, ऐसे चुनौतियों से कैसे निकला जा सके, इसी को देखते हुए पहली बार 1985 में जो था इस संस्था का निर्माण किया गया। और इस संस्था आज भी यदि देखेंगे तो दक्षिण एशियाई जो राष्ट्र हैं, वे सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के लिए यह एक कह सकते हैं कि समृद्धि का काम करता है, या कह सकते हैं कि विकासात्मक जो गतिविधियां होती है, ये विकासात्मक गतिविधियों पर भी ये काम करता है। अगला एक और टॉपिक हम लोग इसी तरह लेंगे, उसका नाम है बाबू बिम्स्टेक। क्या नाम है? अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा बिम्स्टेक होगा, क्योंकि एससीओ वाला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं बीपीएससी में, क्योंकि अभी तो एससीओ का मीटिंग हुआ है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे बिम्स्टेक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बिम्स्टेक देख लेते हैं, क्योंकि बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। बिम्स्टेक, देखो बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक पहले जो था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ये सब जो राष्ट्र थे, खास तौर पे टेक्निकल साइंस एंड टेक्निकल, या कह सकते हैं कि टेक्निकल और इकोनॉमिक जो कॉपरेशन होती है, इसको लेकर के इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे देश जुड़ते गए, और जुड़ने के कारण इसमें हमें चेंज करना पड़ा। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। आई थिंक इसका मीनिंग आप समझ में आया होगा। यानी बंगाल के खाड़ी में जो भी सदस्य देश हैं, उनके बीच में एक हमारा सेक्टरल जो होगा, हम एक कॉपरेशन बनाएंगे जो कि टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाएंगे। मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो भी सदस्य देश हैं, वे सभी सदस्य देश मिल करके अपनी आर्थिक के साथ साथ जो टेक्निकल कॉपरेशन होता है, टेक्निकल जो हमारा सहयोग होता है, ये चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। और इस तरह से 6 जून 1997 को, ध्यान देंगे, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना इस संस्था को कर दी गई। और आपको बता दूं कि जब इसकी स्थापना किया गया था तो इसका मायने से कोई भी संस्था का हेडक्वार्टर भी बनती है, तो इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो आपका ढाका में बनाया गया। ढाका यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो है इसकी हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का, और ये है बंगाल के खाड़ी में आने वाले जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनको ये कार्य करेगा। और इसमें भी यदि देखिएगा तो इसमें भी सदस्य राष्ट्रों की बात किया जाए तो इसमें भी मेंबर कंट्री की हम बात करेंगे तो इसमें भी मेंबर 7 ही रहेगा। और खास तौर पे जो बंगाल की खाड़ी वाले जो सदस्य राष्ट्र रहेंगे वो सारे हैं। इसमें शुरू करते हैं, पहला अपना इंडिया से ही शुरू करते हैं। ठीक है, यानी पहले आप इंडिया, इससे फुल फॉर्म भी आप निकाल सकते, तो ये फुल फॉर्म से भी निकल जाएगा। तो हमारा इंडिया होगा, फिर आप बांग्लादेश रखेंगे, बांग्लादेश, देन आप कहेंगे इसमें भूटान हो जाएगा, इसमें आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, इसमें थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। ऐसा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें श्रीलंका भी आपकी आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो इसमें श्रीलंका भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा। अब इसमें क्या एक बच गया देखिएगा, टोटल 7 में तो एक इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या बांग्लादेश भूटान है ना, इसमें एक बच रहा है आपका, और वह है हमारा बिम्स्टेक, क्योंकि नेपाल को भी हम इसी में रखेंगे। तो ये सारे जो सदस्य राष्ट्र हैं, ये सभी के सभी सदस्य राष्ट्र जो है आपका जो है ये आपका इस पार्ट जो हो जाएगा, ये मुख्य रूप से हमारा बिम्स्टेक का है।
तो आपसे बिम्स्टेक में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है, जो हमने एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन देखा है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा 2-3 क्वेश्चन, पिछले से क्वेश्चन इसमें दागेगा। जैसे सार्क है ना, तो लिखेगा कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा, पहला इसमें रहेगा आपका म्यांमार, दूसरा मालदीव, यही बार बार क्वेश्चन आती है, तीसरा नेपाल, और चौथा जो रहेगा वो श्रीलंका रहेगा। अब कॉमन चीज आपको यदि ये 7 सदस्य देशों के नाम पता है तो आप बहुत प्यार से इसको आंसर मारिएगा, पता नहीं है तो मामला फंस जाएगा। तो मैंने सोचा म्यांमार जो है दक्षिण भारत यदि देखा जाए तो हमारा साउथ एशिया में तो पार्ट में नहीं आएगा, बे ऑफ बंगाल के पार्ट में आएगा, इसलिए इसका पहला ही आंसर जो है आपका म्यांमार नहीं होगा। ये मालदीव, नेपाल, श्रीलंका है, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं आएंगे। तो इस एक क्वेश्चन बार बार इसको रिपीट करता है। उसी तरह आपका बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, इनमें से कौन सी सदस्य राष्ट्र है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो आप इसको भी कर लेंगे। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा ब्रिक्स से, ठीक है, ब्रिक्स से। अब मैंने इस बात ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो आपको मैं बता दूं कि पहले जो ये संस्था था, जब इसको हम इनिशिएट किया था, या कह सकते जब इसकी हमने शुरुआत किया था, तो ये 16 जून 2009 की स्थापना हुआ था, ठीक है। कब? 16 जून 2009 को इसकी स्थापना किया गया था। और जब यह स्थापना की गई थी तो इसके फाउंडिंग मेंबर की यदि बात किया जाए तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इनके फाउंडिंग मेंबर्स में मुख्य रूप से देखिएगा तो इसमें ब्राजील था, ठीक है, चाइना था, इंडिया हमारा था, है ना। तो ये मुख्य रूप से ब्राजील, रसिया और एक रसिया था। तो ये 4 जो सदस्य राष्ट्र थे, ये 4 थे, इसलिए इस समय यदि देखिएगा तो इसको ब्रिक कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ब्रिक, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें आगे जाकर के इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है, और जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ता है तो इसको जाकर नाम पड़ जाता है ब्रिक्स, ठीक है। तो उसके बाद कह सकते हैं बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो अभी हो गया ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। ये जो संस्था है, इस संस्था का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका आपका जो हेड क्वार्टर होगा, इसका हेड क्वार्टर आपका संघाई होगा। कहाँ होगा जी? संघाई, यानी चाइना, ठीक है। और एसीओ का जो है अभी जो मीटिंग हुआ था उसका हेड क्वार्टर आपका बीजिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब होता है इसमें सदस्य देश कौन कौन है, तो देखो अब इसके सदस्य देशों में बढ़ोतरी हुई है। अभी इतने ही नहीं है, अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो आपको याद करना होगा कि वर्तमान सदस्य इसमें बदलाव हुए हैं। जैसे पहले इसमें यदि देखा जाए तो ये 5 तो देश हो जाएगा, जैसे ब्राजील इसमें तो हो जाएंगे ही, है ना। BR मतलब रसिया भी हो जाएगा, देन C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, S फॉर साउथ अफ्रीका। अब इसके अलावे दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र जो हैं इसमें सदस्यता ग्रहण किए हैं। जैसे हम कहेंगे कि इसमें आपका मिस्र हुआ, इथियोपिया हुआ, मिस्र यानी इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट हुआ, इथियोपिया के नाम सुना होगा, तभी ये सब जो है इथियोपिया, ये सब जो है इसके सदस्य बन गए हैं। इंडोनेशिया, ईरान और UAE अब इसके सदस्य बन गए। मतलब हम कहेंगे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। पहले से इसकी फाउंडिंग मेंबर की बात किया जाए तो फाउंडिंग मेंबर मान लिया जाए कि 4 फाउंडिंग थे, बाद में साउथ अफ्रीका हुआ है, चलो ये भी हो गए, तो उधर से 5 हो गए, इधर 5 नया ऐड इसमें हो गया। यानी टोटल जो हमारा ब्रिक्स जो है, या ब्रिक्स में सदस्य देशों की यदि बात किया जाए तो इससे सदस्य देशों की संख्या अब हमारा क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो था, एक तरह से कह सकते हैं जैसे उधर G7 था, है ना, तो G7 है, फिर G20 भी आपने सुना होगा,
तो G7 जो है दुनिया के विकसित राष्ट्रों का श्रेणी है। वहीं G20 देखिएगा तो इमर्जिंग इकोनॉमी का पार्ट होता है। यही सारे चीज़ों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ों को फील की गई कि क्यों नहीं हम एक इमर्जिंग जो हम कंट्री हैं, इसमें मायने सी बात है कि यहाँ पर देख सकते हो कि भारत है ना, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया, ये 5 देशों की यदि केवल हम बात करें तो मायने सी बात है कि जनसंख्या सर्वाधिक इन लोगों के पास है। उसके बाद ये दोनों के पास जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, चुनौतियां भी बढ़ रहे हैं। तो यदि दुनिया में इस तरह के बड़े से बड़े राष्ट्र, जिस तरह से अमेरिका लोगों ने G7 बनाया है, ये सभी भी देश आपस में आगे बढ़ें तो इससे क्या होगा कि एक सामरिक जो मजबूती होता है, एक सामरिक मजबूती को कहीं न कहीं देने की कोशिश किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जरूरत हो सकता है। तो ये आपका जो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हमारा कुछ क्वेश्चन थे, तो इससे हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ करा दिया। अब हम लोग कुछ और टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे की बिहार पर भी बात करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखो इस रिलेटेड एक डेटा पर और हम लोग बात करेंगे, और एक जो अगला हमारा जो डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, वह हम लोग HDI पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा अब आप लोग HDI पे बात कर लो। एक आध दो हम रिपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमको दिख रहा है वो कर लेते हैं। तो एक आध दो हम रिपोर्ट आपको इंडेक्स जो होता है उस इंडेक्स पे भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो इंडेक्स में सबसे पहला हम लेते हैं HDI। और ये HDI हमारा 2025 तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्टिंग 2023 के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ये सारे आज इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, केवल मैं वैसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये जो क्लासेस हम लोग को चल रही है, इस क्लास का हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि आपको लगे कि ना हमने कुछ किया है। ठीक है, तो देखो हमारा HDI जो 2025 का रिपोर्ट आई है, सबसे पहले HDI का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो HDI का जो विचार था, ठीक है, ये विचार देने वाले जो थे, ये देने वाले के नाम पूछेगा तो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था और उसका जो नाम था वो महबूब उल हक के नाम सुना होगा। तो एक महबूब उल हक नाम का एक इकोनॉमिस्ट पाकिस्तानी था, और इनके एसोसिएटेड जो थे या इनको मदद करने वाले थे, सहयोगी कहेंगे। तो इनको सहयोगी जो थे वो भारतीय 2 रहे, और वो 2 भारतीय जो रहे उनका एक का नाम था अमर्त्य सेन के नाम सुना होगा, अमर्त्य सेन, और एक थे सिंगर हंस। और इस तरह से हम कहेंगे कि दोनों के सहयोग से जो था पहली बार ये हमारा HDI पब्लिकेशन हुआ। चूंकि आपको बता दूं कि अमर्त्य सेन जो हैं पहले भारतीय, भी कर देता हूं, पहले भारतीय इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार यानी प्राइज भी मिला है, और उनका नाम है अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और 1999 में इन्हें भारत सरकार जो है वो भारत रत्न भी इनको दिया है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहले कौन भारतीय थे जिन्हें इकोनॉमिस्ट का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका जवाब आपका जो होगा अमर्त्य सेन हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो मैंने बता रहा था कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था महबूब उल हक। इनके सहयोग करने वाले 2 भारतीय हुए, एक अमर्त्य सेन जी थे और एक सिंगर हंस थे, और दोनों के सहयोग से कहेंगे कि पहली बार HDI जो प्रकाशित हुआ, यह प्रकाशित शुरू हुआ 1990 से 1990 से क्लियर हुआ, बाई किसके द्वारा, तो UNDP द्वारा। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रहेगा। तो UNDP के द्वारा, इधर लिख ही देता हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था है यूनाइटेड नेशन का, इसके द्वारा इसकी प्रकाशन 1990 से लगातार हो रही है। और यह इंडेक्स जो है, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसका मिनिमम जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इतना तो याद रहेगा ना।
तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो 1 और मिनिमम 0। अब होता है कि जो इंडेक्स से निकाली जाती है, ये इंडेक्स निकालने के लिए 3 संकेतक होते हैं, ठीक है। यानी HDI यदि आपको निकालना है तो HDI निकालने के लिए आपको 3 कह सकते हैं, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। अरे 3 इंडिकेटर्स यानी संकेतक के आधार पर HDI को तैयार किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। पहला जो होता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जिसको कहेंगे जीवन प्रत्याशा। दूसरा जो होता है आपका एजुकेशन इंडेक्स होता है, एजुकेशन इंडेक्स होता है, यानी इसको आप कहेंगे कि शिक्षा सूचकांक। और तीसरा जो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जिसे आप कहेंगे कि जीवन यापन। और ये पर कैपिटा इनकम जो होता है डॉलर होता है, के आधार पर इसको निकाली जाती है। और यही 3 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहेंगे कि HDI का जो प्रकाशन होता है यह 3 होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी मैं आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यदि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम इंडिया में करें तो हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चेंजेस हुआ है। जैसे यदि हम इसको मेल के लिए करें और फीमेल के लिए करें तो हमारे यहाँ फीमेल 73 साल हो गया, 73 ईयर्स हो गया, और मेल जो है 71 ईयर्स है। यानी भारत में 71 साल कोई भी पुरुष जीता है, एक एवरेज कहेंगे तो एवरेज हम 71 साल लेंगे, और महिलाओं के लिए हम कहेंगे कि वो 73 साल उनका अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुका है। तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हुए हैं, खान पान भी चेंज हुए हैं। तो इस साल यदि देखा जाए तो हम जो HDI रिपोर्ट करेंगे, यह रिपोर्ट 2023 के डेटा पर तैयार किया गया है। और इस तरह से इसमें 193 देशों को, 193 देशों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, शामिल किया गया है। और इसमें जो शामिल किए गए 193 देशों में भारत जो है, भारत 130/193 है, ठीक है। यानी भारत का यदि रैंक की बात किया जाए तो हमारा इंडिया जो है 193 देशों में हम 130वां स्थान पर हैं। क्लियर हुआ? और इस तरह से यदि भारत का हम स्कोर की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको रैंक याद हो गया, तो रैंक के साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि भारत की स्कोर क्या है। तो भारत को अभी स्कोर जो मिला है 1 नंबर में यदि देखेंगे तो 0.685/1 अभी भारत को ये स्कोर मिला है। और इस तरह से भारत जो है 130वां रैंक है। तो 2-3 क्वेश्चन यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि HDI 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर कितना है। तो भारत का स्कोर जो है साहब 0.685 है। और भारत को कैवां रैंक मिला? तो कुल 193 देशों में भारत को 130वां रैंक मिला है। हम कह सकते हैं पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारी सुधार हुई है, क्योंकि पिछले साल हमारा जो रैंक जो था वह 134वां था और भारत का जो स्कोर जो था वह भी बहुत कम थी। और इस तरह से पिछले साल का भारत का स्कोर जो था 0.644 था, ठीक है। कितना था? 0.644। तो ये भी हम कर देते हैं। भारत के 2022 का यदि रिपोर्ट देखेंगे तो हमारा 134 था आउट ऑफ 190। 190 देशों में भारत 134 स्थान पर था और भारत का जो स्कोर था पिछले साल वह 0.644 था, ठीक है, बटा 01। अब यहां से एक क्वेश्चन और आएगा कि इस तरह से यदि भारत के हम स्कोर की बात करें तो भारत का जो भी स्कोर आपको दिख रहा है 0.685, ये भारत कैसा है? तो भारत को माना जाएगा इस स्कोर के माध्यम से मध्यम आय वर्ग वाला देश। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि HDI के माध्यम से भारत किस आय वर्ग वाला देश में आएगा। तो भारत जो है मध्यम आय वर्ग वाला देश में आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट को और कर लेते हैं। जैसे इसमें टॉप 5 कर लो, तो इसमें टॉप 5 जहां पर मानव विकास सूचकांक सबसे समृद्ध है या कह सकते सबसे बढ़िया है, वो कौन कौन से देश हैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
तो देखो साहब इसमें 1 और 2 तो रहेगा, जैसे पहला स्थान पे जो रहेगा वो आपका आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड पहले स्थान पर है। तीसरे स्थान इस साल कोई नहीं है, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका जो है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, दोनों एक साथ आ गया है, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड जो है वो दूसरे तीसरे स्थान खाली है, चौथे स्थान और पांचवें स्थान, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्कोर बराबर होने के कारण दोनों एक ही रैंक पे चले गए। और चौथे पर है आपका डेनमार्क, चौथे पर आपका है डेनमार्क। और पांचवा जो स्थान है वो पांचवें स्थान पर आपका है जर्मनी और स्वीडन दोनों, ठीक है, जर्मनी प्लस स्वीडन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से छठा जो रैंक होगा वो छठा रैंक भी आपका खाली हो जाएगा और सातवां स्थान पे फिर आ जाएगा कौन, छठा भी खाली हो जाएगा, तो सातवां स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। लेकिन आपको इतना याद नहीं करनी है, आपको टॉप याद करना है और लोवेस्ट याद करना है। अब होता है सबसे यदि देखा जाए तो लोवेस्ट स्थिति किसका है, तो लोवेस्ट कंट्री में जैसे देखा जाए तो अभी हमने 193 देशों की बात की है ना जी, तो इसमें ऐसे हम लोग कर लेते हैं टॉप में 193 है ना, 192, 191, 190 और 189, देखो 5 हो गया ना। तो यदि देखा जाए तो इस तरह से सबसे अंतिम स्थिति किसका है, यानी हम 193 से शुरू करेंगे तो सबसे गंदा स्थिति है साउथ सूडान का, उसके बाद सोमालिया है, 193 में आपका है साउथ सूडान, ठीक है, उसके बाद आपका सोमालिया है। ये सारे ज़्यादातर जो है आपको इस्लामिक कंट्री हैं, गरीब सभी सारे राष्ट्र हैं, तो सोमालिया हो जाएगा। उसके बाद रिपब्लिक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कर सकते हैं, यानी साउथ अफ्रीका का ही पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉन्गो जो होगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या अफ्रीकन गणराज्य भी आप कर सकते हैं। कॉन्गो नहीं करके इसको आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्री कर लीजिए, ठीक है। अब होता है 190 और 189, तो 190 पर चाड है, उसके बाद नाइजर है, चाड है और यहाँ पर नाइजर है, नाइजीरिया नहीं, ध्यान देना कौन सा है, नाइजर है। तो नाइजर के साथ एक और जगह आता है, नाइजर और माली दोनों को साथ में रखा गया है, तो ये दोनों जो राष्ट्र हैं यहीं पर हैं। तो इससे रिलेट आपसे यदि पूछा, अच्छा कभी कभी एक क्वेश्चन पूछती है कि भारत के पड़ोसियों की बात किया जाए, तो मुझे लगता है कि भारत के पड़ोसियों पर ना ज़्यादा बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कि भारत की पड़ोसी को बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा तो हम लोग उसको टाल बेटाल कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी आपको याद कर लेना होगा, याद कर सकते हैं साहब, बोलो। अच्छा, यदि हम इस तरह से हम थोड़ा सा आपको और डिस्कस कर देता हूं, अब हम टॉप 5 इकोनॉमी को एक जगह फिर से डिस्कस कर देता हूं, तो हम टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो हमारा रूप होगा वो जीडीपी में होगा। तो जीडीपी में दुनिया के 5 देशों को एक बार आप लोग याद कर जाना एग्जाम के लिए। तो पहला जैसे कि हमने अमेरिका बताया है, दूसरा हमने स्थान बताया है चाइना का, डॉलर में दूंगा, तीसरा हमने जर्मनी के नाम बताया है, और चौथा हमने भारत की बात किया था, इंडिया का, पांचवा हमने जापान की बात किया था, और छठा जो था वो हम इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की बात किया था। अब देखा जाए तो अमेरिका जो है 30.34 रियल डेटा जो है ट्रिलियन डॉलर का इसकी इकोनॉमी है, कितना 30.34 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी है, और चाइना का 19.53 ट्रिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी है। कभी कभी डेटा पूछ देती है इसलिए आपको सारे याद करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको याद करना है कि यदि आपसे जर्मनी का भी पूछ दे तो जर्मनी का जो होगा 4.92 अभी ट्रिलियन डॉलर चल रहा है, 4.92 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी इसका चल रहा है। भारत बताए 4.187 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी चल रहा है, जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी चल रहा है। अब बच गया आपका ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ा रखा है, और इस तरह से 3.73
3.73 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी इसका है। तो इस तरह से दुनिया के 5 आपका जो टॉप इकोनॉमी की वही क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत प्यार से, ईमानदारी पूर्वक ये सारे प्रश्नों का आप जवाब दे दोगे। इज इट क्लियर हो गया? बोलो भैया, सब लोग आराम से इस प्रश्नों को जवाब दे दोगे? यस या नो? जस्ट टेल मी। सब लोग दे देंगे क्वेश्चन का जवाब? तो यदि जवाब प्रश्नों का देंगे तो थोड़ा हम लोग आगे बात करेंगे, और थोड़ा हम बिहार पर लेके आपको आ जाता हूं, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहली बार हम लोग थोड़ा इसको बिहार से जोड़ लेता हूं, क्योंकि समय कम है और इस टाइम के साथ हम लोग कुछ और देख लेते हैं। तो देखो, थोड़ा बिहार से 2-4 टॉपिक मैं करा देता हूं। तो जैसे यदि बिहार की बात किया जाए तो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इस पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो यदि हम बिहार की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो बिहार के जो हमारा भागलपुर का जो आपका यूनिवर्सिटी है, चूंकि आपको पता है कि भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। आपका जो भागलपुर है, इस भागलपुर में आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय है, और यह भागलपुर में आपको साबौर जगह के नाम सुना होगा, या सबौर। तो सबौर जो जगह है, यहीं पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। और ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, अभी नैक के द्वारा इसको जो है ग्रेड ए प्रदान किया गया है, ठीक है। अब इस तरह से यदि इसकी बात करें तो नैक, NAAC, नैक के द्वारा इसे अभी ग्रेड ए दिया गया है, ए दिया गया है। और इस तरह से कभी कभी हो सकता है कि आपको नैक का ये स्कोर भी पूछेगा कि जो बिहार के है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय, इसके स्कोर कितना मिला है। तो ओवरऑल यदि हम इसके स्कोर की बात करें तो 3.08 मिला है। कितना? 3.08 इसको मार्क्स मिला है, और इस तरह से अभी जो है इसको ए मिला। अब प्रश्न होता है कि हमारे बिहार में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की यदि बात किया जाए, अच्छा ये बताओ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई सबौर का? तो ये 5 दिसंबर या 2010 में इसकी स्थापना हुआ था। तो आप याद रखिएगा 5 अगस्त 2010 को, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 5 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना किया गया था। दूसरी बात यदि देखा जाए तो हम बिहार पे ही बात करेंगे, लंबी इस पे बात करेंगे। तो बिहार में हमारा 2 कृषि हमारा विश्वविद्यालय है। बिहार में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब कौन कौन? तो यहाँ पर दोनों को आप याद कर जाइए फटाफट। एक जो हमारा होगा, एक आपका समस्तीपुर के नाम सुना होगा, तो समस्तीपुर में आपका एक पूसा है, ठीक है। और इधर आप एक देखिएगा तो एक आपको सबौर है, और ये आपका सबौर जो है आपका भागलपुर में है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका समस्तीपुर है, समस्तीपुर में आपका राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है भाई? तो राजेंद्र प्रसाद आपका कृषि विश्वविद्यालय जो है, यह कृषि विश्वविद्यालय आपका जो है ये आपका पूसा यानी समस्तीपुर में है। और यदि देखा है, बस इसमें केवल हम कृषि रोड मैप का थोड़ा सा स्कोर बता देता हूं। और वहीं यदि हम भागलपुर की बात करें तो अभी जैसे हमने बताया कि भागलपुर में आप देखिएगा तो भागलपुर में यहाँ पर तो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, और भागलपुर में हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है भैया? बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है ये यहाँ पर है। अब इससे रिलेट देखा जाए तो हमारा बिहार जो है, बिहार को माना जाता है कि यह एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण अभी अभी हमारे बिहार में देखेंगे तो अभी तक बिहार को जो है 3 से 5 मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो अभी तक बिहार सरकार को जो है कृषि कर्मण अवार्ड की यदि बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र में बिहार को बहुत सारे कृषि कर्मण अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो फटाफट देखते हैं बिहार को कृषि के क्षेत्र में
कृषि कर्मण अवार्ड, कृषि कर्मण पुरस्कार हो जाएगा ना, पुरस्कार अभी तक कितने दिए गए, फटाफट डेटा पे आता हूं। तो अभी तक बिहार को जो है 5 कृषि कर्मण अवार्ड, और यह पुरस्कार जो होती है भारत सरकार का जो हमारा कृषि मंत्रालय है, इस कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा कि भारत के कृषि मंत्री कौन है और बिहार के कृषि मंत्री कौन है। तो हम कहेंगे कि सर्वाधिक हमने उत्पादन किया, और इस तरह से 2011-12 में हमें चावल के लिए मिला, 2011-12 में हमें चावल के क्षेत्र में मिला, क्योंकि हमने चावल का प्रोडक्शन बहुत किया। और बिहार में चावल का कटोरा आपका जो है रोहतास, औरंगाबाद और अरवल कहलाता है। 12-13 में गेहूं के क्षेत्र में मिला, 2012-13 में देखिएगा तो गेहूं के उत्पादन करने के कारण हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 15-16 में हमें मक्का के लिए मिला है, 2015-16 में बिहार को मक्का के उत्पादन, इस साल आपने सुना होगा कि पिछले साल मक्का उत्पादन में भारत जो है अमेरिका को हरा दिया है। और भारत में बिहार का खास तौर पर सुपौल की यदि बात करें तो उन्होंने हरा दिया है। और 2016-17 में भी फिर हमें एक बार मक्का मिला, 2016-17 में भी हमें मक्का के ही प्रोडक्शन के लिए मिला। अब अंतिम रूप से जो बिहार के मिला है 2017-18 में, वो फिर मिला, 2017-18 का जो मिला वो भी गेहूं के प्रोडक्शन के लिए मिला। यानी कह सकते हैं कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु हमें इतने सारे जो हैं कृषि कर्मण अवार्ड जो हैं वो बिहार को मिले हैं। अब आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, तो आप लोग जवाब तो दोगे नहीं, जल्दी से बता देता हूं, कुछ आप कंटेंट और तैयार कर लेना। तो भारत के यदि दिया जाए, भारत के कृषि मंत्री जो हैं, और भारत के कृषि मंत्री जो हैं वो पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं चौहान जी, सुने हो कौन चौहान है? तो पूर्व सीएम एमपी चौहान जी जो हैं ये हैं। और बिहार का यदि देखा जाए तो बिहार के कृषि प्लस स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसमें क्या करना, एक चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, बिहार सरकार महिला विकास पर बहुत काम कर रही है। तो महिला विकास प्लस महिला सशक्तिकरण जो होता है, ये महिला सशक्तिकरण पर आप अच्छे से काम कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार जब नीतीश कुमार जी 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री फिर बने, तो उसके बाद आपने देखा कि पहली बार आरक्षण पे इन्होंने काम करना शुरू किया, ठीक है। तो आप महिला विकास और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड बिहार सरकार के जितने भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, आप आइए और इस क्लास से जुड़िए और आप इसका फायदा और आप अपना रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास को कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।